हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो में हम फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि 21वीं सदी की, पेन कहाँ गया भाई, 21वीं सदी की नवीनतम आर्थिक चुनौतियां किस प्रकार से भारतीय समाज के संयुक्त परिवारों की संरचना को प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है कि क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 21वीं सदी की नवीनतम आर्थिक चुनौतियां किस प्रकार से भारतीय समाज के संयुक्त परिवारों की संरचना को प्रभावित कर रही है। यानी जो भारत में पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे, एक ही परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि परिवार जो है बिखरते जा रहे हैं, यानी परिवार छोटे होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, किस प्रकार से कौन कौन सी आर्थिक चुनौतियां हैं जो इसको जो है संयुक्त परिवार को प्रभावित कर रही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम भूमिका में देखिए क्या लिखना है। भूमिका में आपको क्या लिखना है कि वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। किसका प्रभाव? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का प्रभाव जो है भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। यानी आपको अगर कुछ ऐसे शब्द आपको आते हैं, यानी आपको ऐसे शब्दों का आपके पास भंडार होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते कि दिखाई दे रहा है, तो ठीक था, ये भी दिखाई दे रहा है, सही था। आप इसको लिख सकते से दिखाई दे रहा है, यानी वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, तो इसका थोड़ा प्रभाव अच्छा पड़ता है। आर्थिक चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और जटिलता के बढ़ जाने से इसका असर भारतीय पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था पर पड़ रहा है। किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है? आर्थिक चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और जटिलता के बढ़ जाने से इसका असर भारतीय पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था पर पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि भारत में पुरानी पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं रह गई है। यानी पहले जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी भारत में, अब वो प्रचलन में नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? लेते हैं कि क्यों नहीं रह गई है। यह प्रकृति में पितृसत्तात्मक था, इसका आकार बड़ा था, परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न थी, परिवार के सदस्यों की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी और निर्णय लेने की शक्ति विशेष रूप से परिवार के सबसे बड़े पुरुष के सदस्य के पास थी। तो ये जो संयुक्त परिवार है वो क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति में क्या था? पितृसत्तात्मक था। यानी जो परिवार था उसमें एक पुरुष मुखिया होता था, जो सबसे आयु में सबसे बड़ा होता था, और उसी का ही पूरे घर में आदेश चलता था। इसका आकार बड़ा था, यानी परिवार का आकार बड़ा था। जैसे बहुत सारे भाई एक साथ घर में रह रहे हैं और जो सबसे बड़ा भाई है या फिर उसके या पिता हैं, तो उनका ही घर में आदेश चलता था। वो जो कह देते थे उसी पर ही काम होता था। परिवार में महिलाओं की स्थिति निम्न थी। महिलाओं की स्थिति तो निम्न थी क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था, महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे समाज में और परिवारों के सदस्यों की कोई भी व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। यानी किसी भी परिवार में जो अगर 10 लोग रह रहे थे, तो उसमें अलग अलग व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से ही उस सभी परिवार के सदस्यों को जाना जाता था। यानी अगर कोई व्यक्ति है, किसी का नाम मान लीजिए रामलाल है, तो क्या करते थे लोग, बाकी जो भाई हैं उनके भाई के, रामलाल के भाई हैं, रामलाल का भतीजा है, रामलाल के बेटे हैं, उन्हीं के नाम से जाने जाते थे। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान नहीं थी और निर्णय लेने की शक्ति विशेष रूप से परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के पास होती थी। किसके पास होती थी? कोई भी अगर परिवार से संबंधित निर्णय लेना है कि परिवार में किस सदस्य को कहीं जाना है, कुछ काम करना है, कुछ भी काम शुरू करना है, उसकी अनुमति उसके परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है उसी से ही लेनी होती थी। अगर किसी व्यक्ति का मन कर रहा है, किसी बच्चे का, कि उसे बाहर जाके पढ़ाई करनी है, अगर कुछ और काम अपना शुरू करना है, तो अगर वो सबसे बड़ा पुरुष जो घर का है, जिसका घर में सब जिसका आदेश मानते हैं, अगर उसने अगर मना कर दिया, तो वो व्यक्ति उस बाकी घर के सदस्य उस काम को नहीं कर पाते थे।
तो इसलिए भी क्या हो रहा है कि जो संयुक्त परिवार है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो 21वीं सदी की आर्थिक चुनौतियां कौन कौन सी है जिन्होंने संयुक्त परिवार को ही खत्म कर दिया है? कौन कौन सी आर्थिक चुनौतियां हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आर्थिक चुनौतियां हैं 21वीं शताब्दी में, जिससे क्या हुआ है, संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, वैश्वीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। क्या कर रही है? वैश्वीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। ये सारी घटनाएं भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा कर रही है और तत्काल इस पर ध्यान देने की मांग कर रही है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, वैश्वीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं, जैसे जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है तो लोग क्या करते हैं, किसी जगह पर अगर बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ रहा है, तो परिवार के कुछ सदस्य दूसरी जगह पे चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो संयुक्त परिवार है ऑटोमेटिक ही क्या हो रहे हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है भौगोलिक बेरोजगारी। युवा बेरोजगारी कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है, खासकर वंचित या पिछड़े क्षेत्रों में। भौगोलिक यानी कुछ भौगोलिक एरिया भी ऐसे होते हैं, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे रोजगार बहुत ही कम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान का कुछ ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ही रेतीली भूमि है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो खेती हो रही है अच्छे से, ना ही वहाँ पे कोई उद्योग धंधे वगैरह स्थापित किए जा रहे हैं। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे जगह पर जाके रोजगार की तलाश में भी जाएंगे, नौकरी के लिए भी जाएंगे। तो भौगोलिक एरिया भी काफी मैटर करता है। अगर हम बिहार की बात करें तो आप देखते हैं कि बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भूमि का जो है टुकड़ों में बँट गई है। अब लोगों को वहाँ पे जो है उनका गुजारा करने के लिए बाहर जगह पे जाके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से भूमि टुकड़ों में बँट जाने से भूमि बहुत ही कम सीमित लोगों के पास रह गई है, और बाकी के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, बाहर जाके अपना काम ढूंढ रहे हैं, जिससे संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक क्या है? युवा बेरोजगारी अक्सर वंचित क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। तो बेरोजगारी जहाँ पे वंचित क्षेत्र होंगे वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा होगी। तो युवा क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो ये भी संयुक्त परिवार को खत्म कर रहे हैं। वैश्वीकरण ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नियमों को पुनः परिभाषित करने के अलावा और भी बहुत कुछ दिया है। देखिए क्या किया है वैश्वीकरण ने, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नियमों को पुनः परिभाषित करने के अलावा और भी बहुत कुछ दिया है। जब से वैश्वीकरण आया है तो क्या हुआ है कि जो आर्थिक नियम है, पहले क्या थे, लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, अपने समाज से जुड़े रहने के लिए आर्थिक नियमों को पुनः परिभाषित करने का मतलब ये हुआ कि अपनी संस्कृति और समाज से जुड़े रहने के लिए वहीं एक ही जगह पर रहना पसंद करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहना पसंद करते थे। लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ है, अब लोग आप देखते हैं कि दूसरे देशों में भी भारत से बाहर जो लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये वैश्वीकरण का प्रभाव ही तो है, जिसकी वजह से आर्थिक नियमों को इन्होंने पुनः परिभाषित कर दिया है, यानी पैसा कमाने के लिए वो बाहर भी जा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले परिवार के लोग एक साथ रहना ही पसंद करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए आगे हमें पूछा गया था भारतीय संयुक्त परिवार संरचना पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। भारत की जो संयुक्त परिवार संरचना है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इस पे प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे हम, संयुक्त परिवार प्रणाली का पतन हो रहा है। क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार प्रणाली जो थी उसका पतन हो जाएगा। प्राधिकार का पैटर्न बदलना। तो प्राधिकार क्या होता है? आदेश देने का पैटर्न बदल जाएगा। पहले अभी मैंने बताया था ना, परिवार का जो एक प्रमुख सदस्य होता था, जो मेन होता था, वो सबको आदेश देता था और उसी आदेश को सबको मानना पड़ता था। लेकिन अब ये जो है पैटर्न बिल्कुल बदल जाएगा। महिलाओं की स्थिति
महिलाओं की स्थिति में इससे क्या होगा, सुधार होगा, क्योंकि पहले जब संयुक्त परिवार थे उसमें महिलाओं की स्थिति निम्न थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन अब महिलाओं की स्थिति इससे क्या होगी, बदलेगी। विवाह के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा। पहले अगर किसी बच्चे की शादी होती थी तो किसी बच्चे का विवाह कहाँ पे करना है इसका निर्णय कौन लेते थे, परिवार के सदस्य ही लेते थे। बच्चे से कुछ नहीं पूछा जाता था। परिवार के सदस्य जहाँ उनकी शादी तय कर देते थे, उनका विवाह तय कर देते थे, वहीं पे उनका विवाह होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिवार के आकार में गिरावट, अब संयुक्त परिवार नहीं रहेंगे तो क्या होगा, परिवार के आकार में गिरावट तो अपने आप ही आएगी। पहले एक ही परिवार में 20-20 लोग एक साथ रहते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि किसी भी परिवार में ऐसा नहीं है कि 20 लोग एक साथ रह रहे हो, 4-5 लोग ही रहते हैं। यानी परिवार के जो है आकार में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। बदलते आर्थिक प्रकारे यानी आर्थिक पैटर्न जो है बदल रहे हैं। पारिवारिक बंधन का कम होना, जब संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी तो क्या था, पारिवारिक बंधन भी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी लोग अब आज के टाइम में बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहते हैं। कोई भी, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया था कि जब भी कोई आदमी किसी भी काम को शुरू करना चाहता है या फिर कोई पढ़ना चाहता है या फिर अपना अलग कोई काम करना चाहता है तो उस पे परिवार के बंधन हुआ करते थे। पारिवारिक बंधन जिसे हम कहते हैं, यानी अगर घर के जो मेन सदस्य है अगर उन्होंने उस काम के लिए मना कर दिया है, बंधन लगा दिया है, तो वो उस काम को बाकी सदस्य नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर जैसे ही संयुक्त परिवार प्रणाली खत्म होगी तो ये पारिवारिक बंधन कम हो रहे हैं और लोग आज के टाइम में यही चाहते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये सारे बंधन होने के, ये सारी समस्याएं होने के कारण भी संयुक्त परिवार जो है खत्म होते जा रहे हैं। स्वतंत्रता का महत्व, यानी अब लोग स्वतंत्रता का महत्व भी समझने लगे हैं। अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उनको पारिवारिक बंधन है, लेकिन जैसे ही वो जॉइंट फैमिली से अलग होते हैं तो क्या होता है कि उनका स्वतंत्रता मिल जाती है और वो स्वतंत्रता का महत्व समझते हैं। और परिवार के आकार में गिरावट ये हो चुका है, परिवार के आकार में गिरावट। तो ये सारी जो संयुक्त परिवार जो संरचना है उस पर प्रभाव डालने वाले कारक है। भारतीय संयुक्त परिवार संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनसे, तो ये सारे प्रभाव जो है इस पे पड़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण आज के युवाओं पर अत्यधिक भार है। आर्थिक अनिश्चितता, पर्यावरण जोखिम एवं रोजगार जैसे कारकों के कारण पारिवारिक संबंध में आर्थिक तत्व ज्यादा निर्धारक हो गए हैं। इस कारण से भारत की संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है। इस संयुक्त परिवार के विघटन का यह अर्थ होगा कि भारतीय समाज से सेवा, स्नेह, सहानुभूति इत्यादि तत्व कम हो जाएंगे। तो ये एक नुकसान भी हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि भारतीय समाज से क्या हो रहे हैं, सेवा का, स्नेह का, सहानुभूति के, ये इत्यादि तत्व जो है क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अतः सरकार एवं नीति निर्धारक तत्वों को भारतीय परिवार के विखंडन को कम करने एवं इसके दुष्प्रभावों से बचने हेतु उचित दिशा में कार्य करना होगा। देखिए, लेकिन अगर ये संयुक्त परिवार प्रणाली जो है ये खत्म हो रही है तो इससे क्या होगा, इससे दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय समाज से सेवा, स्नेह और सहानुभूति जैसे तत्व जो हैं खत्म होते जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके लिए भारत जाना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। वो जो है उस पर जो है इन चीजों का दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। तो इस चीजों को खत्म करने के लिए, यानी इस विखंडन को कम करने के लिए, इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए उचित दिशा में सरकार को कार्य करना होगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है। देखिए, इस तरह से आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इस तरह का आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन ही आप लिख रहे हैं, इस तरह का अगर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है तो इसका आपको इन चीज़ों का आप उस ऐसे में भी आपको एक्सप्लेन इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके जो प्रभाव पड़ेंगे उनको, इसके अगर दुष्प्रभाव होते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां इनके समक्ष आ रही है, इन सबको आप ऐसे बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह के टॉपिक पर क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, तो जिसके लिए हम डेली प्रयास कर रहे हैं।
तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन लिखा है, मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन को फिर खुद से लिखने का ज़रूर प्रयास करें। लेकिन ये नहीं है कि आपको ऐसे है कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन लिखना है, नहीं, आपके पास अपने विचार हैं, उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हर साल 12-13 हज़ार बच्चे मेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों का आंसर सेम होगा तभी उनको अच्छे नंबर मिल रहे हैं। जिन बच्चों के सेम आंसर है, सबके आपको पता है कि अलग-अलग आंसर लिखे होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, फिर उस क्वेश्चन का उसी अनुसार आंसर देना है, तो आप जो है क्वेश्चन को लिख ले जाएँगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।